श्रीनगर के बेमिना में आज पुलिस पब्लिक स्कूल में एक बड़ा फिदाई आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 सीआरपीएफ जवान मारे गए हैं। इस हमले में 2 फिदाई को भी ढेर कर दिया गया। श्रीनगर के बेमिना में यह आतंकी हमला सीआरपीएफ बंकर पर किया गया। ये बंकर पुलिस पब्लिक स्कूल की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आज स्कूल बंद था और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं पर कुछ सीआरपीएफ जवान भी बैठे हुए थे। तभी पुलिस पब्लिक स्कूल के सामने से फिदाई हमलावर स्कूल के परिसर में क्रिकेट किट में हथियार लेकर घुसे और जवानों के बंकर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान मारे गए जबकि 5 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों ने हमले के दौरान किसी तरह सुरक्षित बचते हुए अस्पताल पहुंचाया। इस हमले में 3 आम नागरिक भी घायल हुए हैं। जवानों से मुठभेड़ के दौरान 2 फिदाईन को ढेर कर दिया। इस हमले में किसी स्कूली छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और हमारा सीआरपीएफ का एक लैंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट था यहाँ पे। और अचानक जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से ग्रेनेड फेंकना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया। श्रीनगर में पिछले साल अक्टूबर में आतंकी हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। इस समय हम श्रीनगर के बेमिना में खड़े हैं जहाँ पे आपसे थोड़ी देर पहले एक फिदाई हमला हुआ। आप देख सकते हैं ये है पुलिस पब्लिक स्कूल का वो आंगन जहाँ पे ये अटैक किया गया है और जो जवान थे वो इसी मैदान में थे। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि तकरीबन 2 लाशें यहाँ पे उठाई गई हैं। ये अभी सुनिश्चित नहीं है कि ये सीआरपीएफ के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं या कौन है। कितने लोग जख्मी हैं, कितने हताहत हैं, ये बिल्कुल अभी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो हमने देखा ये फायरिंग हुई है, पूरे इलाके को देखें और आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, विरोध शोर शराबा हो रहा है। भारत ने श्रीनगर के बेमिना में हुए आतंकी हमले में मारे गए 2 आतंकियों के पाकिस्तानी नागरिक होने का शक जताया है। Both the terrorists who have been killed appeared prima facie to be, not local but from across the border. And the first impressions are that they are probably from Pakistan. सूत्रों ने पहले बेमिना में हुए आतंकी हमले को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का नतीजा बताया था। लेकिन अब खबर इस बात की भी आ रही है कि हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। खबर है कि हिजबुल ने एक लोकल टीवी चैनल को फोन कर हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूत्रों ने पहले से ही इस बात की जानकारी दी थी कि 4 फिदाईन आतंकियों का दस्ता घाटी में बड़े हमले की फिराक में है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पाकिस्तान के पीएम के अजमेर दौरे के 3 दिन बाद ही श्रीनगर पर हमला किया है। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज अशरफ परवेज निजी दौरे पर अजमेर शरीफ जियारत करने भारत आए थे। भारत आने पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जयपुर में अशरफ के सम्मान में लंच दिया था। उम्मीद थी कि इस मेहमान नवाजी के बाद पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम आएगा, लेकिन अशरफ के दौरे के 3 दिन बाद ही श्रीनगर में आतंकी हमला हो गया। गृह सचिव की तरफ से हमले में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के होने की बात कही गई है। इस घटना से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बातचीत रुक सकती है। इटली के दोनों नौसैनिकों के भारत वापस नहीं लौटने की सूरत में भारत सरकार भारत से इटली के राजदूत को वापस भेजने का फैसला ले सकती है। इस बारे में फैसला 22 मार्च के बाद लिया जाएगा। इटली के राजदूत डैनियल मैंसिनी ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नौसैनिक जरूर लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। राजदूत के हलफनामे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल तट के पास 2 मछुआरों की हत्या करने वाले इन नौसैनिकों को अपने देश जाने की इजाजत दी थी। हलफनामे में नौसैनिकों के लिए इटली जाकर मतदान करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन अब इटली सरकार अपने वादे से मुकर गई है। भारत के विदेश सचिव रंजन मथाई ने इस मसले पर इटली के राजदूत को बुलाकर चर्चा भी की है। 15 फरवरी 2012 को केरल के समुद्री तट से करीब 38 किलोमीटर दूर इटली के नौसैनिकों ने भारत के 2 मछुआरों को मार गिराया था। नौसैनिकों को लेकर इटली की दगाबाजी पर आज प्रधानमंत्री ने भी कड़ा रुख अपनाया है। पीएम ने कहा कि देश गुस्से में है, इटली को नौसैनिकों को वापस भेजने होंगे, वरना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। Our government has therefore insisted that the Italian authorities respect the undertakings they have given to the Honorable Supreme Court and return the 2 accused persons to stand trial in India. If they do not keep their word, there will be consequences for our relations with them. वहीं भारत में इटली के राजदूत डैनियल मैंसिनी ने कहा है कि वो इस मसले पर इटली और भारत सरकार से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। We are working with the Indian institutions and the government in order to do whatever has to be done in order to pass and to overcome this moment.
इटली के राजदूत ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि दोनों नौसैनिक वापस लौटेंगे और अब गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि इस हलफनामे की सूरत में राजदूत को राजनयिक संरक्षण नहीं मिल सकता है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में सीबीआई ने पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी समेत 13 व्यक्तियों और 4 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने इस मामले में आज दिल्ली एनसीआर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। अपनी आरंभिक जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी, सरकारी नौकर को घूस की पेशकश करने और सरकारी पद के दुरुपयोग जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में बुधवार को एसपी त्यागी, अगस्ता वेस्टलैंड के फिरोजशाह रोड स्थित ऑफिस सहित अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की। सीबीआई को इटली से अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिनके आधार पर सीबीआई को आपराधिक मुकदमा दर्ज करने में मदद मिली। अब सीबीआई इस मामले में मनी ट्रेल और उससे जुड़े दस्तावेजों की तलाश कर रही है। सीबीआई इस मामले में एसपी त्यागी समेत अन्य लोगों को जल्द ही पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी त्यागी समेत कई बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और सीबीआई इस मामले में अब इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सहारा को एक और बड़ा झटका लगा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेबी का कहना है कि करोड़ों निवेशकों का दावा करने वाले सहारा के अब तक महज 68 निवेशक ही असली पाए गए हैं। उद्योगपति सुब्रत राय सहारा की सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन करीब 3 करोड़ निवेशक होने का दावा करता रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन निवेशकों को पैसा वापस लौटाने की पहल शुरू हुई तो सिर्फ 68 निवेशकों ने सेबी की चिट्ठियों का जवाब दिया है। सेबी ने पिछले साल दिसंबर में निवेशकों को चिट्ठी भेजने का काम शुरू किया था। पते और सारी जानकारी खुद सहारा की कंपनियों ने ही सेबी को मुहैया कराई थी। सेबी ने कुल 20,000 चिट्ठियां भेजी, जिसमें से 8,000 ये कहते हुए वापस आ गईं कि पते मिले ही नहीं। सिर्फ 68 ने ही पूरी जानकारी भेजी। इसी तरह निवेशकों की शिकायतों के लिए खोली गई वेबसाइट में भी 500 ईमेल आए, लेकिन जब जांच की गई तो 400 से ज्यादा फर्जी निकले। सहारा ने सेबी के दावे पर सफाई देते हुए कहा है कि उनकी जिम्मेदारी निवेशकों द्वारा दिए गए पते को सेबी को देने तक ही सीमित है। बढ़ती महंगाई और पीएम की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 2-3 साल लगने के बयान के बाद शेयर बाजार में आज गिरावट दिखाई दी। बीएसई का सेंसेक्स आज 202 अंक गिरकर 19,363 अंकों पर बंद हुआ। ये गिरावट करीब 1% की थी। निफ्टी भी आज 63 अंक गिरकर 5,851 अंकों पर बंद हुआ। ये गिरावट भी 1% की रही। यूपी के नोएडा में एक इंजीनियर की संदिग्ध मौत की वारदात सामने आई है। इंजीनियर का शव सेक्टर 21 के नोएडा स्टेडियम में बने महिला बाथरूम से बरामद किया गया है। 28 साल के इंजीनियर शशांक यादव का शव आज सुबह करीब 7 बजे महिला बाथरूम की छत से लटका पाया गया। कानपुर के रहने वाले इंजीनियर शशांक यादव इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी करते थे, जबकि उनके पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। एक लेडीज ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हमारी लेडीज टॉयलेट में एक बंदा फांसी लटकाए हुए है। अब ये इसकी हमें पता नहीं है कि ये बंदा जो भी है कहाँ का है, क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी। पिछले 11 साल से शशांक के रूम पार्टनर रहे आतिफ ने बताया कि इन दिनों शशांक ऑफिस की वजह से बेहद तनाव में था। तो उसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और काफी ज्यादा ऑफिस की प्रॉब्लम थी। जो भी हुआ ऑफिस की वजह से हुआ है। क्या लग रहा है, खुदकुशी है या हत्या है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ ऑफिस की वजह से हुआ। सवाल ये है कि शशांक महिला बाथरूम में कैसे और क्यों पहुंचा? उसकी हत्या हुई या फिर उसने खुदकुशी की? ये संदेह इसलिए उठ रहा है क्योंकि शशांक का शव फंदे के जरिए छत से लटक रहा था, लेकिन उसके पांव जमीन से टिके थे।